नमस्कार। जूलियस सीजर का एक्ट 3 है ना थोड़ा मुश्किल, पर चिंता की कोई बात नहीं। इस विश्लेषण में हम अगले कुछ ही मिनटों में एक्ट 3 के 6 सबसे जरूरी सवालों को डीकोड करेंगे, जो एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सीजर की वसीयत यानी एक भावनात्मक सबूत। फिर भाषणों का क्रम क्यों मायने रखता है। तीसरा, सम्माननीय पुरुष, इस व्यंग्य के पीछे की कला। इसके बाद रोमन भीड़ की मास साइकोलॉजी। फिर शब्द बनाम हथियार, कौन ज्यादा ताकतवर है। और आखिर में तर्क बनाम भावना। ये 6 टॉपिक्स आईसीएसई क्लास 10 बोर्ड्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। सवाल ये है कि सीजर की जो वसीयत थी वो एक तार्किक सबूत से ज्यादा एक भावनात्मक हथियार की तरह कैसे काम करती है। ये एंटनी का एक इमोशनल मास्टर स्ट्रोक था। वो वसीयत का इस्तेमाल करता है भीड़ की भावनाओं को बदलने के लिए। वो सीजर को एक तानाशाह के तौर पर नहीं, बल्कि एक देखभाल करने वाले पिता समान व्यक्ति की तरह दिखाता है। सोचिए, जब एंटनी बताता है कि सीजर ने हर एक रोमन नागरिक के लिए पैसे और पब्लिक गार्डन छोड़े हैं, तो भीड़ का इमोशनल कनेक्शन तो बनेगा ही। और हाँ, उसका वसीयत को पढ़ने में देर करना, वो भी एक शानदार चाल थी। इससे सस्पेंस और टेंशन बनता है, और जब आखिरकार सच सामने आता है तो उसका असर और भी ज्यादा होता है। ओके, अब आते हैं दूसरे अहम सवाल पर। ये भाषणों के क्रम के बारे में है। जरा सोचिए, क्या होता अगर एंटनी को ब्रूटस से पहले बोलने दिया जाता। देखिए, पॉइंट ये है कि एंटनी की पूरी स्पीच ब्रूटस के पॉइंट्स को काउंटर करने के लिए ही डिजाइन की गई थी। ब्रूटस ने कहा सीजर महत्वाकांक्षी था, एंटनी ने सबूत दिए कि वो नहीं था। ब्रूटस ने तर्क से बात की, एंटनी ने उसी तर्क को भावना से तोड़ा। अगर ब्रूटस पहले नहीं बोलता तो एंटनी की स्पीच का कोई आधार ही नहीं होता। तो ब्रूटस का पहले बोलना अनजाने में ही सही एंटनी के लिए एक बहुत बड़ा फायदा बन गया। अगला टॉपिक है एंटनी की सबसे प्रसिद्ध तकनीक। ये जो वाक्यांश है, सम्माननीय पुरुष, वो इसे बार बार क्यों इस्तेमाल करता है और इससे उसकी रणनीति के बारे में क्या पता चलता है। इस तकनीक को कहते हैं वर्बल आयरनी यानी मौखिक व्यंग्य। ये एक बहुत शक्तिशाली साहित्यिक डिवाइस है। और हाँ, अपने जवाब में इस शब्द का इस्तेमाल करना एक अच्छा आइडिया है। इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी अच्छी है। वर्बल आयरनी का सीधा सा मतलब है जो कहा जा रहा है असली मतलब उसका ठीक उल्टा है। एंटनी को बिल्कुल नहीं लगता कि षड्यंत्रकारी सम्मानीय हैं। वो तो ये शब्द इस्तेमाल करके उन पर तंज कस रहा है। और ये लाइन, क्योंकि ब्रूटस एक सम्माननीय व्यक्ति है, वे सभी सम्माननीय पुरुष हैं, ये इस नाटक में वर्बल आयरनी का सबसे अच्छा उदाहरण है। एंटनी जितनी बार इसे दोहराता है, ये शब्द उतना ही खोखला और व्यंग्यात्मक सुनाई देता है। तो एंटनी का तरीका है तो सरल पर अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। वो पहले उन्हें सम्माननीय कहता है, फिर वो एक ऐसा सबूत देता है जिससे ये साबित हो कि उनका काम तो बिल्कुल असम्मानीय था। जैसे सीजर का ताज को 3 बार ठुकराना। हर बार दोहराने के साथ ये तारीफ कम और आरोप ज्यादा लगने लगता है, और आखिर में भीड़ को उसका असली मतलब समझ आ ही जाता है। चलिए, अब फोकस करते हैं रोमन भीड़ पर, जिस भीड़ को एंटनी ने इतनी कुशलता से प्रभावित किया। इस भीड़ का जो चंचल स्वभाव है, मतलब जो आसानी से बदल जाता है, वो हमें पब्लिक ओपिनियन के बारे में क्या बताता है। ये टाइमलाइन देखिए, कितनी तेजी से और नाटकीय ढंग से भीड़ की वफादारी बदलती है। ब्रूटस की स्पीच के बाद वो ब्रूटस का समर्थन कर रहे हैं। एंटनी की स्पीच के दौरान शक होना शुरू हो जाता है, और स्पीच के बाद वो एक हिंसक बदला लेने वाली भीड़ में बदल जाते हैं। ये दिखाता है कि वो कितने अस्थिर थे और उन्हें भड़काना कितना आसान था। मुख्य निष्कर्ष यहाँ है मास साइकोलॉजी का खतरा। मतलब जब भीड़ एक साथ होती है तो वो व्यक्तिगत रूप से सोचना बंद कर देती है। वो एक अकेली भावनात्मक इकाई बन जाती है जिसे आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। कुछ आज के सोशल मीडिया ट्रेंड्स की तरह, जहाँ एक आइडिया जंगल की आग की तरह फैलता है और लोग अक्सर बिना सोचे समझे उसे फॉलो करने लगते हैं। हमारा 5वां टॉपिक, एक क्लासिक थीम, शब्द बनाम हथियार। शब्द हथियारों से ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं, और एंटनी की स्पीच इसका सबसे बड़ा सबूत कैसे है। ये तुलना बिल्कुल साफ है। षड्यंत्रकारियों ने क्या इस्तेमाल किया? खंजर और तलवारें, यानी भौतिक हथियार। नतीजा, उन्होंने एक आदमी को मार दिया और उन्हें अस्थायी नियंत्रण मिला। दूसरी तरफ एंटनी का हथियार क्या था? उसके शब्द, उसकी बोलने की कला। नतीजा,
उसने षड्यंत्रकारियों की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया और एक गृह युद्ध शुरू कर दिया जिससे उसे अंतिम शक्ति मिली। तो कौन ज्यादा शक्तिशाली है? और अब आते हैं अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण तुलना पर, तर्क बनाम भावना, यानी ब्रूटस का तर्क बनाम एंटनी की भावनाएं। ये टेबल दोनों दृष्टिकोणों को पूरी तरह से सारांशित करती है। एक तरफ ब्रूटस है जो तर्क और विवेक की बात करता है गद्य में, वो अमूर्त विचारों की बात करता है, वो भीड़ को तर्क संगत नागरिकों की तरह देखता है। दूसरी तरफ है एंटनी, वो भावना और जुनून का इस्तेमाल करता है कविता में, वो विजुअल एड्स इस्तेमाल करता है, सीजर का शरीर, उसकी वसीयत, वो भीड़ से दुखी दोस्तों की तरह बात करता है। और नतीजा, ब्रूटस ने उन्हें अस्थायी रूप से मना लिया, पर एंटनी ने उन्हें दंगे और बदले के लिए भड़का दिया। तो सवाल ये है कि कौन सा तरीका ज्यादा प्रभावी था? जवाब साफ है, एंटनी का। और ये मानव स्वभाव के बारे में एक मौलिक सच बताता है कि भावना अक्सर तर्क पर भारी पड़ती है। लोगों को उनकी भावनाओं के जरिए मनाना उनके तर्क को अपील करने से कई ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। एग्जाम के लिए ये 6 मुख्य निष्कर्ष हैं। पहला, सीजर की वसीयत एंटनी का भावनात्मक सबूत थी। दूसरा, ब्रूटस का पहले बोलना एक बहुत बड़ी गलती थी। तीसरा, एंटनी ने मौखिक व्यंग्य का इस्तेमाल किया। चौथा, रोमन भीड़ हमें सामूहिक मनोविज्ञान का खतरा दिखाती है। पांचवां, शब्द खंजर से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और छठा, किसी को मनाने के लिए भावना तर्क से ज्यादा प्रभावी उपकरण है। इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिए और एक्ट 3 तैयार है। ऐसे ही और आईसीएसई गाइड और विश्लेषण के लिए स्टडी स्लाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं।